नमस्कार। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के हम लोग करंट अफेयर की आज दूसरी जो वीडियो है उसमें सबको वेलकम। उम्मीद है कि पहला वीडियो आपने देखा होगा। चलिए 19 क्वेश्चन पर थे हम लोग, तो पहले इसको पूरा कर लेते हैं, फिर आगे बातचीत और भी करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कम्युनिटी रिजर्व। ठीक है, कम्युनिटी रिजर्व के बारे में, सामुदायिक रिजर्व के बारे में दो कथन दिए हुए हैं, जरा बताइए जाए इसमें क्या सही है और क्या गलत। The community reserve was established under the Environment Protection Act 1986। क्या सामुदायिक रिजर्व की स्थापना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत होती है? क्या आपको ये सुन करके अच्छा लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है, ये गलत है, ये गलत है। चलिए दूसरा है, कोई भी राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट समुदाय के स्वामित्व वाले वन क्षेत्र को साहना सामुदायिक रिजर्व घोषित कर सकती है यदि स्थानीय लोग उसके संरक्षण प्रयासों में भाग लेने के लिए इच्छुक हों। मतलब एनी स्टेट गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर द कम्युनिटी ओन फॉरेस्ट एरिया कम्युनिटी रिजर्व इफ locals are willing to participate in the conservation effort for the same। सामुदायिक भूमि है, जंगल है और समुदाय के लोग उसको संरक्षित करना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या राज्य सरकार कर सकती है? ये बिल्कुल सही है। तीसरा आइए, कम्युनिटी रिजर्व रिसीव द सेम लीगल प्रोटेक्शन एज नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या सामुदायिक रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यानों यानी नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य के समान कानूनी संरक्षण प्राप्त है? बिल्कुल है भैया। तीन दो सही हो गए, पहला गलत हो गया। देखिए यहाँ पर सारा फंडा जो था वह था, ये जो पहला वाला आपने देखा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये नहीं है। दीज आर प्रोटेक्ट, एक मिनट ये हट गया था फिर से, है ना। These are protected area category were the first introduced in the Wildlife Protection Amendment Act 2002, the amendment to the Wildlife Protection Act 1972। सच्चाई है, ये 1972 के जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसी के अंतर्गत इसको किया जाता है, लेकिन हाँ इसमें भी 2002 में जो अमेंड किया गया था उस बेसिस पर यह होता है। ठीक है, यहाँ पर एक बात और भी जान लीजिए, ये जो कम्युनिटी रिजर्व है इसमें ये एक प्रकार का बफर जोन भी होता है ना। बफर जोन, बफर जोन मान लो इस साइड कोई नेशनल पार्क है ना, या कोई मान लेते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये वाला हो गया आवासीय क्षेत्र, रेसिडेंशियल एरिया जहां लोग रहते हैं। तो प्राय कम्युनिटी रिजर्व इस वाले एरिया में होता है ना, जो देखने को आपको मिलेगा ये वाला जो ट्रांजैक्शन फेज है, या कहा जाए जो बफर जोन है इन दोनों के बीच रेजिडेंशियल एरिया, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और यहीं पर इस्टेब्लिश होते भी हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। कल्पा सुवर्णा, ये न्यूज में है, ये है क्या? क्या ये हाइब्रिड वैरायटी ऑफ राइस है? बिल्कुल नहीं। वीट की वैरायटी है? नहीं। कॉटन की वैरायटी है? नहीं। सच्चाई है अ न्यू ड्राफ्ट कोकोनट वैरायटी, मतलब नई बौनी नारियल की किस्म है। याद रखेंगे न्यूज में, समझ गए। कल्पा सुवर्णा के बारे में जान लीजिए, बहुत ज़रूरी है, हाल फिलहाल में खूब चर्चा का केंद्र रहा। और इसको किसने बनाया है? इसको डेवलप किया है सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, CPCRI। इसका मुझे हेडक्वार्टर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं और देखते हैं। अगले प्रश्न पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बायो माइनिंग इज और आर करेक्ट? बायो माइनिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों में क्या सही है क्या गलत है, जरा देखिए। इट इज अ प्रोसेस दैट यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म
टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम द ओर। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अयस्कों से धातु निकालने के लिए सूक्ष्म जीवियों का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादा नीचे मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है। अ, आप है ना, यही सही है, एकदम सही है, पहला वाला ही सही है। क्यों मैं नीचे जाकर आपका और अपना समय व्यतीत करूं? यही अच्छा इसमें सही उत्तर है। बाकी यदि कोई भी प्रकार का आता है गलत ऐसी चीज़ें, तो इसको आप गलत कर दीजिएगा, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके आपको मेटल निकालना है ओर से। ऐसा क्या हुआ, इस चर्चा में क्यों आया है? बायो माइनिंग जो प्रोजेक्ट है, इसका एम था कि जो दिल्ली में गाजीपुर और भलसावा में जो कचरों का ढेर है, उसको समाप्त करने के लिए 2014 डेडलाइन दिया गया था और प्रोसेस होना चाहिए था बायो माइनिंग। लेकिन समय निकल चुका है और अभी तक कचरों का ढेर वैसे ही बना हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे। बायो माइनिंग जो है उसको बायो लीचिंग भी कहा जाता है। इट इन्वॉल्व डिगिंग अप। इसके अंतर्गत आप डिग करते हैं, खोदते हैं, सेग्रीग्रेट करते हैं, ठीक है, ट्रीटिंग एंड सेपरेटिंग द टॉक्सिन्स। इसमें ट्रीट भी किया जाता है और सेपरेट किया जाता है जो वैसे खतरनाक टाइप के कुछ जहरीले जो चीज़ होंगे उसको भी अलग किया जाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, द सॉइल इज देन ट्रीटेड विथ बैक्टीरिया एंड पैथोजेंस टू क्लीन दिस। यहाँ पर यही होता दिल्ली वाले में। आप इसको लेकर के, बैक्टीरिया को लेकर के, वहाँ जो कचरों का पहाड़ लगा हुआ है उसको डिग आउट किया जाता, ट्रीट किया जाता, सेपरेट किया जाता टॉक्सिन्स को और ख़त्म किया जाता। ऐसा हुआ नहीं। लेकिन फिर मैं बता दूं, जो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है बायोमाइनिंग, वास्तव में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अयस्कों से धातु को निकालने के लिए बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीवियों का उपयोग किया जाता है। ये क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये जो ओर्स है यानी अयस्क को तोड़ते हैं और धातु को उनसे अलग कर देते हैं, यानी कि मेटल को उनसे अलग कर देते हैं। ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग मटेरियल्स, है ना, शुगर केन, कॉर्न और सोयाबीन। इसमें से बायोफ्यूल किसमें किसमें से निकलता है? सर, शुगर केन से भी होता है, कॉर्न से भी होता है और सोयाबीन से भी होता है, मक्का से भी, गन्ना से भी। सही बात है। और आपको पता होना चाहिए ये जो बायोफ्यूल्स है ये बेसिकली लिक्विड फ्यूल्स होते हैं। याद रखेंगे, बायोफ्यूल्स क्या होते हैं? लिक्विड फ्यूल्स होते हैं जो बनते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल से, बायोमास और नेचुरल वेस्ट। ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे बायोमास और नेचुरल वेस्ट से बनते हैं। लेकिन कुछ में शुगर केन, कॉर्न और सोयाबीन का भी यूज किया जाता है, ठीक है। हम लोग अभी फिलहाल या विश्व फिलहाल बायोफ्यूल का ज़्यादातर यूज ट्रांसपोर्टेशन के लिए कर रहा है, ऐसा यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन कहता है, ठीक है। आप इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं जैसा कि यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है, लेकिन अभी मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन में ही यूज होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे बायोफ्यूल का यूज इलेक्ट्रिसिटी में हो सकता है, ठीक है। हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ये हो गया, हाँ हो गया था, देखिए। इट इज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क बायो रिजर्व। क्या यह यूनेस्को के बायो रिजर्व के विश्व नेटवर्क का हिस्सा है? बिल्कुल सही, पहला वाला बिल्कुल सही है, इसमें से कोई शक ही नहीं है, पहला बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरे पर आते हैं। एरंगा खारिया और मनकीर डिकिया, मनकीर डी दिया है बेसिकली, मन की दिया। तो एरंगा खारिया और मन की दिया, ये यहाँ की दो मूल जनजातियां हैं जो रहती है ना, एरंगा खारिया और मन की दियरा। दियराज आर टू नेटिव ट्राइब्स हु लिव। याद रखना, ये सही है, बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। आगे आते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन पर देख लेते हैं। पहला बात तो यह है, एक ये जो ऐसे तो सिस्मी पाल जो है वो 1956 में ही बन गया, ठीक है, ध्यान रखना, उड़ीसा में है। जब टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट आया था 1973 में,
तो यह टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के अंतर्गत में एक टाइगर रिजर्व भी बन गया। कौन? सिस्मी पॉल। आगे चलकर 1994 में यह किसका पार्ट बन गया? बायो रिजर्व का भी पार्ट बन गया। ठीक है। आज के तारीख में ये यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ द बायो रिजर्व का भी पार्ट में है। एंड द मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व। तो याद रखेंगे सिल्मी पाल जो है या सिस्मी पाल जो है, यह आज के तारीख में यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क बायो रिजर्व का भी पार्ट में है। क्योंकि आपको पता है कि पहले हम खुद बायो रिजर्व घोषित करते हैं, उसके बाद क्या होता है, यूनेस्को भी देखता है, पड़ताल करता है, और यूनेस्को भी इसमें शामिल कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। 94 में हमने शामिल कर दिया था अपने बायो रिजर्व में। ठीक है। आगे चलकर यूनेस्को ने भी कर दिया। यहाँ पर एक बात ध्यान जरूर रखेंगे कि सिस्मी पाल जो टाइगर रिजर्व है, यह मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व के अंतर्गत भी, मतलब इसमें यह भी आता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी आता है, इट इज अ पार्ट ऑफ। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर दो स्वदेशी जनजातियां भी हैं, एरंगा खारिया और मनकीर डियास, है ना, जो पारंपरिक कृषि वगैरह करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे अगला, इन इंडिया ओपम पॉपी कल्टीवेशन इज प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट अंडर द लाइसेंस यूज्ड बाय। भारत में अफीम की खेती प्रतिबंधित है, सिवाय फलाना लाइसेंस आपको दे दे। तो कौन सा है जो लाइसेंस देगा? तो कीजिएगा, द नेशनल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, यही उत्तर है इसका सही। ये लाइसेंस देगा तब आप ओपम की कृषि कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसा क्या हुआ, आखिर इतना ज़्यादा क्यों आया? उड़ीसा के वही जो अभी बात हमने किया था सिस्मी पाल वाले में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वहां पर टाइगर रिजर्व के भीतर में अवैध अफीम की खेती हो रही थी। 3 करोड़ से भी ज्यादा मूल्य का अफीम की खेती अफीम बरामद हुआ। लगभग 1,54,000 से भी ज्यादा अफीम के पौधों को अंत में जलाना पड़ा। ठीक है, समझ। अफीम के पौधों को खसखस भी कहा जाता है, पोपी प्लांट भी कहा जाता है। याद रखें, पोपी यानी हिंदी में खसखस। और पोपीज जो होता है ये फ्लावरिंग प्लांट होता है, इस बात को जान ले, इसमें फ्लावर्स लगते हैं। अब वही फ्लावर्स, जैसे कि ये फ्लावर्स हैं, गोल ऐसा होता है, इसी में कट लगाया जाता है। जब ये बड़ा होता है तो कट लगाते हैं, इसे गुच्छे में होता है, और वो कट से धीरे धीरे ड्रॉप वाइज ड्रॉप, उसी में एक प्रकार का एक फेविस्टिक प्रकार का या फेविकॉल प्रकार का एक, है ना, गम प्रकार का, उसी के साथ सटा हुआ रहता है। आगे चल करके उसी को कट करके सुखाया जाता है और उससे अफीम बनता है। अब वो जो फूल है उसके अंदर बहुत सारे स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे दाने होते हैं, उसी को पोस्ता कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए। पहले आप जानते होंगे पोस्ता बड़ा सस्ता हुआ करता था, बहुत महंगा हो चुका है। इसके पीछे जो मेन कारण है वह यह है कि अफीम की खेती पहले बहुत अनलीगल तरीके से भारत में होती थी, अब बहुत रेगुलर लीगली करना पड़ता है। आगे तो याद रखेंगे, ये जो पोपीज होता है यानी खसखस, जिससे अफीम बनता है या निकलता है, मैं कहूँ ये फ्लावरिंग प्लांट होता है। यह बिलोंग करता है पापा वेरासीज फैमिली से। यानी कि यह किस फैमिली का पौधा है? पोपीज पापा वेरासीज फैमिली का है। लेकिन पापा वेरासीज जो फैमिली है उसमें भी पापावर सोमनीफेरम, याद रखेंगे, पापावर जो सोमनीफेरम है, केवल उसी प्रजाति से अफीम बन सकता है या निकल सकता है, प्रोड्यूस हो सकता है, हर एक से नहीं, कोई भी चीज से नहीं हो सकता। यह जो है पापावर सोमनीफेरम, इसी से केवल ओपम निकल सकता है। ठीक है, और वाजिब बात है ये नारकोटिक्स के रूप में काम आता है, लेकिन बहुत सारे मेडिकल उपयोग है, खासकर मॉर्फिन जो दवाई है उसके लिए प्रयोग होता है। खसखस से खाने योग्य बीज भी निकलता है, आपको पता है, वही जो मैंने कहा, जिसको पोस्ता कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको पूरा अफीम पोस्ता भी कहते हैं। अफीम पोस्ता खेती भारत में विनियमित है, रेगुलेटरी है। इसके लिए आपको उन्हीं इलाकों में खेती की जा सकती है जहाँ सरकार द्वारा अधिसूचित है, नोटिफाइड है।
वर्तमान में केवल 3 क्षेत्र हैं, 3 राज्य हैं जहां पर इसकी खेती हो सकती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखें। मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला और राजस्थान का चित्तौड़गढ़ झालावाड़ जिला कुल क्षेत्रफल का लगभग 80% है। यही 2 जिलों में 80% है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। हाँ, भारत में एनडीपीएस, याद रखिएगा, एनडीपीएस, भारत में एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 8 के तहत अफीम पोस्ता की खेती प्रतिबंधित है, सिवाय एनडीपीएस, ठीक है, नियम 1985 के 8 के तहत यदि आपने केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा लाइसेंस प्राप्त कर लिया है तो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे अगले में आइए। अगला प्रश्न है एस्बेस्टस के बारे में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एस्बेस्टस इज करेक्ट? कौन सा एस्बेस्टस के बारे में सही है? Asbestos is a synthetic material used in the primarily in the textile industry. मतलब यह एक सिंथेटिक मटेरियल है जो यूज होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, यानी मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग में। बिल्कुल गलत। दूसरा, एस्बेस्टस एक्सपोज हैज नो known health risks and is considered safe. मतलब एस्बेस्टस के संपर्क में आने से कोई ज्ञात स्वास्थ्य जोखिम नहीं है और इसे सुरक्षित माना जाता है। ये गलत है, इसमें भी स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब है। तीसरा, ये एस्बेस्टस इज अ सेट ऑफ 6 नेचुरली अक्रिंग सिलिकेट मटेरियल विथ फिब्रस क्रिस्टल्स। एस्बेस्टस रेशेदार क्रिस्टल वाले 6 प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सिलिकेट खनिजों का एक समूह है। फिर से मैं बोल दूं, एस्बेस्टस रेशेदार यानी फाइबरस क्रिस्टल वाले 6 प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सिलिकेट खनिजों का एक समूह है। तो यह बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल सही है। और ये गलत है जब इसमें ये लिखा हुआ है कि एस्बेस्टस फाइबर्स आर इजीली डिस्ट्रॉय, ये इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है सनलाइट एंड पोस्ट नो लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंट हैजार्ड। मतलब सनलाइट में ये कुछ खत्म हो जाता है और लंबी दीर्घकालीन में इन्वायरमेंट पर सब पे बुरा इम्पैक्ट नहीं। ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले पर आता है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि एस्बेस्टस रेफर्स टू अ ग्रुप्स ऑफ 6 नेचुरल अकरिंग सिलिकेट material that share a common asbestic forms habit, meaning they have long, thin and fibrous crystals. मतलब यह आप जान लीजिए कि यह जो है have a long, thin and fibrous यानी कि रेशेदार क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या आपको पढ़ना, जो मेन चीज था वो यह था कि these fibers यानी कि एस्बेस्टस के जो रेशे हैं आर रेसिस्टेंस टू हीट, ये प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं हीट, फायर एंड केमिकल एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। चूंकि यह प्रतिरोध करते हैं, एक रेसिस्ट करते हैं हीट, फायर और केमिकल के विरुद्ध, उसको रेसिस्ट कराया जाता है, रेजिस्टेंस है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। इसलिए ये पॉपुलर मटेरियल है इंसुलेशन के लिए, इंसुलेटर बनाया जाता है, फायर प्रूफिंग के लिए, अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, ये बात आप जान लीजिएगा। और बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कि इससे निमोनिया हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। इलनेस हो सकता है, कई प्रकार की बीमारी इससे उत्पन्न हो सकती है। लंग कैंसर भी हो सकता है, इसको भी आप जानिए। ठीक है, चलिए। और कई कंट्रियों में तो इसको बैन कर दिया गया है। व्हाट इज ट्रू अबाउट PM 2.5? PM 2.5 के बारे में क्या सही है, ये बात किया जाए। पहला चीज है, दे आर विजिबल टू नेकेड आई एंड कैन बी इजिली फिल्टर्ड आउट ऑफ द एयर। ये नंगी आंखों से देखी जा सकती है, उन्हें हवा से आसानी से फिल्टर किया जा सकता है। ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, दे आर लार्जर देन 10 माइक्रोमीटर्स in a diameter and primarily comes from dust and pollens। मतलब
ये व्यास में 10 माइक्रोमीटर से बड़े होते हैं और मुख्य रूप से धूल और परागण में आते हैं। यह भी गलत है, ये 10 माइक्रोमीटर से छोटे होते हैं। तीसरा, दे आर फाइन particulates matter less than 2.5 micrometers in a diameter and can penetrate deep into the lungs। यह भैया 2.5 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले महीन कण होते हैं जो फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, तीसरा सही है, ये सही है। चौथा में आइए, वो तो गलत ही होगा लेकिन पढ़ लेते हैं। दे आर हार्मलेस, बिल्कुल गलत, बहुत हार्म है और ह्यूमन बींग को और इन्वायरमेंट को भी बहुत हार्म पहुंचाता है। आगे देख लीजिए, PM2.5 पर्टिकुलर है ना, पार्टिकुलेट मैटर दैट हैज लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर। वाजिब बात है, जब 2.5 से लेस होगा तो हम ना आंख से देख सकते हैं, पहला ऑप्शन भी गया। दूसरा, 10 माइक्रोमीटर से कम है, बी ऑप्शन भी गया। और डी, लंग्स को हार्म पहुंचा रहा है, तो सब चीज को दिक्कत है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड, इसके बारे में क्या कहा गया जरा देखा जाए। इट इज सिचुएटेड एट द इंटरेक्शन ऑफ द अरावली एंड द विंध्या हिल। ठीक है, इंटरसेक्शन है बेसिकली, ये अरावली और विंध्या पर्वत श्रृंखलाओं के मिलन बिंदु पर स्थापित है। बिल्कुल सही, एकदम सही, ये अरावली और विंध्या पर्वत के मिलन बिंदु पर, जहां पर ये मिलते हैं वहां पर ये स्थापित। अगला बोला जाता है इसका बाउंड्री जो है व्यास रिवर टू द नॉर्थ, मतलब नॉर्थ में, यदि नॉर्थ है तो यहाँ पर व्यास रिवर है, और चंबल इन द साउथ, यानी चंबल जो है वो साउथ में है, रणथंभौर बीच में हो गया। तो क्या ये सही है? दोनों सही है, दोनों उत्तर सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले पर आते हैं। ठीक है, पढ़ लीजिए। राजस्थान के सिवाय माधोपुर जिला में है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत में ये आया। 1980 में ये राष्ट्रीय उद्यान बना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कहाँ पर है? सिवाय माधोपुर में है, पहला पॉइंट। राष्ट्रीय उद्यान ये है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत में आया, 1980 में यह राष्ट्रीय उद्यान बना। वैसे कहा जाए तो यह 1955 में सिवाय माधोपुर खेल अभ्यारण्य के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, सिवाय माधोपुर खेल अभ्यारण्य। जैसा कि मैंने कहा, अरावली और विंध्या पर्वत श्रृंखलाओं के चौराहे पर यह स्थित है। उत्तर में बनास है और दक्षिण में चंबल है। ठीक है, हाँ। आगे, पार्क में वनस्पति मुख्य रूप से मिश्रित पर्णपाती हैं, यानी मिक्सचर डेसिडियस टाइप के हैं, जिसमें ढोक, बरगद, पीपल, नीम, बबूल, गोंद सहित अनेक प्रमुख प्रजातियां हैं। केला देव वन्यजीव अभ्यारण्य और सिवाय मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य संकीर्ण गलियारों के द्वारा रणथंभौर के कोर से जुड़े हुए हैं, जो टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। ठीक है, तो केला देव वन्यजीव अभ्यारण्य और सिवाय मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दोनों भी रणथंभौर से एक संकरा, एक नैरो पेटी के रूप में, मान लो यह रणथंभौर है तो ये दोनों भी इस, ये बड़ी, ये दोनों है मान लेते, और यह दोनों तो एक पतली पतली नैरो से रणथंभौर से ये दोनों जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? यह है असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। तो इसका उत्तर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए। हुआ क्या है, ध्यान समझिए। पहले एक ट्राइब है जिसका नाम है बुंगन ट्राइब, यह अरुणाचल प्रदेश के में स्थित है। और अभी हाल ही में एक बहुत ही बड़ी बात हुई, उन्होंने एक पक्षी के कंजर्वेशन के लिए, कम से कम माना जाता है इन समुदाय के लोगों ने 1470 हेक्टेयर भूमि दान में दे दी स्टेट को कि आप ले जाइए सर। क्यों दान में दीजिए? ताकि हम क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो एक बर्ड है जिसका नाम है सॉन्ग बर्ड बुगन लियोसिचला, सॉन्ग बर्ड बुगन लियोसिचला एक बर्ड है, बहुत ही खूबसूरत बर्ड है। वैसे तो ये पहली बार सही तरीके से डिस्कवर 2006 में हुआ था, लेकिन हंटिंग और डिफॉरेस्टेशन के कारण ये लगातार खत्म हो रहा है, और इसी को बचाने के लिए ट्राइब लगा पड़ा। यह केवल भारत के अरुणाचल प्रदेश के ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य में पाया जाता है, इस बात को भी आप जान लीजिए। इसे एक छोटे से लाफिंग
थ्रस्ट के समान वर्णित किया गया, ये एक लाफिंग थ्रस्ट के समान वर्णित किया गया है। ठीक, वैसे तो जो सॉन्गबर्ड बुगन लियोसिचला है वो पहली बार देखा गया था 1995 में, लेकिन इसको डिस्क्राइब एज अ न्यू स्पेसीज जो किया गया था 2006 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ये है बहुत ही खूबसूरत पक्षी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 29 अगला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फाइनेंसिंग एग्रोकेमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम फार्म। फार्म के बारे में क्या सही है, इसको पहला देखा जाए। इट एम टू कम्बैट द रिलीज ऑफ टॉक्सिक persistent organic pollutants POPs into the environment caused by the use of the harmful chemicals in the farming। इसका उद्देश्य खेती में हानिकारक रसायनों के उपयोग के कारण पर्यावरण में विषाक्त अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक, ठीक है, की रिहाई या उसकी पहुंच का मुकाबला करना है। तो यह जो फार्म आया है इसका ये बिल्कुल है कि जो केमिकल जो यूज हो रहा है उससे जो हम लोग का हार्मफुल केमिकल कृषि में उसको कम किया जा सके। तो बिल्कुल पहला वाला सही है। दूसरा है कि यह इट इज लीडेड बाय द यूरोपियन कमीशन विद द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यह यूरोपियन कमीशन के द्वारा चलाया जा रहा है जिसको सपोर्ट फाइनेंशियल ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी कर रहा है, ये गलत है। पहला वाला बिल्कुल सही है। यह 7 कंट्री जो है इक्वाडोर, इंडिया, याद रखेंगे इंडिया एक इंपॉर्टेंट है, केनिया, लाओस, फिलीपींस, उरुग्वे और वियतनाम। ठीक है, इसी का इनिशिएटेड प्रोग्राम है जिसको कहा गया फाइनेंसिंग एग्रो केमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम फर्म। ठीक है, कॉम्बैट क्या करना है कि जो रिलीज ऑफ एन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को जो इन्वायरमेंट में एक थ्रेट दे रहे हैं, जिस केमिकल का यूज जो होता है फार्मिंग में उसके द्वारा, उसी को कॉम्बैट करना, उसी को रोकना। अगला प्रश्न पर आते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, बहुत अच्छा पक्षी, मैंने कई बार इसको बोला गया। दे आर ग्रेट, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज ओमनीवोरस। क्या ये सर्वहारी है? बिल्कुल सही बात है, ये सर्वहारी है, ओमनीवोरस है। ये क्रिटिकली इंडेजर्ड में आते हैं, ये IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त सूचीबद्ध किया गया, बिल्कुल सही है। इट्स पॉपुलेशन इज कन्फाइंड मोस्टली टू ईस्टर्न घाट। क्या ये पूर्वी घाट में? ये गलत है, तीसरा गलत है, और पहला और दूसरा सही है, याद रखेंगे। तीसरा गलत और ये सही है, पहला सही है। ठीक है, याद रखेंगे ये दो, क्योंकि ये भैया वहाँ नहीं है, ये वेस्ट है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देख सकते हैं आप। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में कहा है बहुत सारी बातें कि जो ट्रांसमिशन लाइन है, खासकर जो सोलर पैनल गुजरात और राजस्थान में बनाया जा रहा है, खासकर राजस्थान के क्षेत्र में जो सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, तो वहाँ से ग्रिड सिस्टम से तारों के थ्रू मेन ग्रिड में जा रहा है। अब उस वहीं पर उसी क्षेत्र में बसेरा था इसका, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। और इसकी क्या सबसे बड़ी बात है, इसकी आंखें थोड़ी पीछे होती है, ये उड़ते वक्त बहुत चीज़ों को सही से देख नहीं पाती है। तो कई बार जो तार जो गए हैं ना, जो राजस्थान और गुजरात से सोलर पैनल्स के थ्रू जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी बनाया जा रहा है और उसको मेन ग्रिड में लगाया जा रहा है, ये उससे टकरा टकरा कर मर रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इस पर संज्ञान लेते हुए कहा ऐसा कुछ कीजिए, या तो तार को नीचे से ले जाइए, तो आपके चक्कर में क्या होगा, सारे मारे जाएंगे। ठीक है, तो यही सब बातें चल रही है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, ट्रांसमिशन लाइन जो है इससे कारण से इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि यह मुख्य रूप से जो है गुजरात राजस्थान वाले क्षेत्र में ये पाया जाता है, यानी पश्चिम भारत में पाया जाता है। चलिए एशियन एलिफेंट के बारे में जरा इसको इस प्रश्न पर आया जाए, अगले प्रश्न पर। एशियन एलिफेंट ईयर्स आर स्मॉलर कंपेयर टू द लार्ज फैन शेप्ड ईयर ऑफ द अफ्रीकन स्पेसीज। एशियाई हाथों के कान अफ्रीकी प्रजातियों के पंखे के आकार के कानों की तुलना में छोटे होते हैं। एशिया वाले के कान छोटे और उनका कान बड़े, अफ्रीका वाले। बिल्कुल सही। दूसरा, ओनली सम ऑफ मेल एशियन एलिफेंट हैव थस्क while both male and female African element grow थक्स। मतलब कुछ नर एशियाई हाथियों के पास ही दांत होते हैं, जबकि अफ्रीका में चाहे नर हो या मादा हो, दोनों के दांत होते हैं। यह भी सही है, यह भी सही है। एशिया में केवल नर वालों को हाथ होता है ना। आगे तीसरा पॉइंट,
The African forest elephant is now listed in a critically endangered, while the African savanna elephant is listed as endangered. कहा गया है अफ्रीकी वन हाथी को अब गंभीर रूप से लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जबकि अफ्रीकी सवाना हाथियों को लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया। मतलब सवाना, अफ्रीकी सवाना एलिफेंट जो है वो इंडेंजर्ड है, और अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। दोनों सही है, यानी ये भी सही। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तीनों सही है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आइए। ब्लैक कार्बन के विषय में बात की जा रही है, जरा देखा जाए। Black carbon is the component of fine particulate matter formed through the incomplete combustion of the fossil fuels, biofuel and land mass। मतलब ब्लैक कार्बन सूक्ष्म कण पदार्थ का एक घटक है जो जीवाश्म ईंधन, जैव ईंधन और बायोमास के अधूरे दहन के कारण उत्पन्न होता है। मतलब यदि फुल्ली दहन नहीं हो सका है तो ऐसा हो सकता है। यह बिल्कुल सही है, इसको जान लीजिए। ठीक है, यह सही है, अधूरे जलने के कारण ऐसा होता है, यह सही है। दूसरा मैं, ब्लैक कार्बन इंक्रीज द एल्बिडो व्हेन डिपॉजिट ऑन द स्नो और राइस। मतलब ब्लैक कार्बन जो है बर्फ और बर्फ पर जमा होने वाले एल्बिडो को बढ़ा सकता है। बिल्कुल गलत, ये एल्बिडो को बढ़ाता नहीं है ब्लैक कार्बन, सॉरी, बढ़ाता नहीं है, घटा देता है, डिक्रीज कर देता है। आगे चलिए। इट इज इन द tropics, black carbon in the soil significantly contribute to soil fertility। मतलब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मट्टी में ब्लैक कार्बन जो होता है मट्टी की उर्वरता में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, क्या इसको मिलाने से मट्टी की उर्वरता बढ़ती है? बिल्कुल बढ़ती है, खासकर ट्रॉपिकल रीजन में। ये दो चीजें सही है, ये गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अगले पर। जैसा कि मैंने कहा, ब्लैक कार्बन कंपोनेंट फाइन पार्टिकुलेट मैटर कंसिस्ट ऑफ प्योर कार्बन इन सेवरल लिंक्स फॉर्म। प्योर कार्बन होता है, सेवरल लिंक फॉर्म होता है। इनकम्प्लीट कंबशन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, मानव रुग्णता हो सकती है, समय पूर्व मृत्यु भी हो सकता है। जलवायु परिवर्तन जलवायु संकट को जन्म दे रहा है। ठीक है, और इतना जान लीजिए कि ये अल्बिडो को कम करता है, न कि बढ़ाता है। और लेकिन एक अजीब सी बात है कि इससे फर्टिलिटी जरूर बढ़ सकती है ट्रॉपिकल रीजन में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज एतुर नगरम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एतुरगमन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो यह बेसिकली तेलंगाना में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये कहाँ है? तेलंगाना में। न्यूज में चर्चा में था, ध्यान रखिएगा। चलिए पहला, अच्छा इसमें दो लाइनें थी, एक मिनट, नहीं ठीक, एतुरगनम जो है वो तेलंगाना में। ठीक, यहाँ पर ध्यान रखेंगे तेलंगाना में क्या है। एतुरगनम जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है लोकेटेड नियर वारंगल तेलंगाना एंड लाइज ऑन द बॉर्डर। ये बॉर्डर पर है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ध्यान में रखेंगे, एतुरगनम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में। यहाँ से दो नदियां निकलती हैं, यहाँ से दो नदियां होंगी कुछ, दायम दायम या देयम वेगु। ठीक है, देयम वेगु और गोदावरी। तो प्रश्न आ सकता है देयम वेगु और गोदावरी पर, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत सारी यहाँ पर फ्लोराज हैं, बैम्बू है, मड्डी है, ड्राई डेसिडियस ट्रीक है, मतलब कि वो सागवान लकड़ी है ना, तो बहुत सारा चीज़ें आपको मिलेगी। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर स्लोथ बियर भी मिलता है, चिंकारा मिलता है, नील गाय है, काले हिरण है, ऐसी प्रजातियां यहाँ मिलती है। ठीक है, ये सब न्यूज में है, ध्यान रखिएगा। आगे आइए अगले प्रश्न पर। अगला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अमराबाद टाइगर रिजर्व। ठीक है, अमराबाद टाइगर रिजर्व के बारे में क्या सही है? क्या यह महाराष्ट्र में है? पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा, इट इज ट्रेवरेस्ड बाय द रिवर दायम दायम
वागू जो अभी पहले वाला कहा था मैंने, एंड गोदावरी दूसरा। इट वॉज एस्टेब्लिश विद द एम ऑफ कंजर्वेटिंग या कंजर्विंग द स्लोथ बियर। सर ये तीनों गलत, तीनों। पहला बात है, यह जो अमराबाद टाइगर रिजर्व है, यह महाराष्ट्र में नहीं है, तेलंगाना में। ठीक है, दूसरा, यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है और कंप्राइजिंग द पार्ट ऑफ नल्ला मल्ला हिल। नल्ला मल्ला हिल ये है। ठीक है, आगे चलिए। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन द कंट्री। वन ऑफ द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है कंट्री का। दूसरा पॉइंट है कि द रिजर्व इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश इन कंप्राइजिंग द पार्ट ऑफ नल्ला मल्ला हिल। एम क्या था? इंडेंजर्ड बंगाल टाइगर को हैबिटेट के लिए इसको किया गया। ठीक, तो टाइगर मैन हो गया। हाँ, कुछ और स्पेसीज यहाँ मिलते हैं, लोपार्ड है, स्लोथ बियर है, इंडियन गौर है, सेवरल अदर बर्ड स्पेसीज है, रेप्टाइल्स है, लेकिन ये इसके लिए नहीं। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। द सेंट्रल पॉल्यूशन ब्यूरो, द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB was constituted under, ये किसके अंडर कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ था? इसका उत्तर है बी, द वाटर प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ द पॉल्यूशन एक्ट 1974। इसी के अंतर्गत इसको बनाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, द सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड कंट्रोल बोर्ड जो है इज ए स्टेचुरी बॉडी। याद रखेंगे, स्टेचुरी बॉडी स्टैब्लिश हुआ था 1974 अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल एक्ट 1974। इसके तहत आगे बाद में इसमें वायु अधिनियम 1981 के तहत शक्तियां और कार्य दिए गए। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण और वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं प्रदान करने वाला एकमात्र क्षेत्र में गठन के रूप में कार्य करता है। यानी बाद में इसे क्या किया गया? वायु प्रदूषण जो रोकथाम अधिनियम है 1981, उसको भी शक्तियां दी गई कि आप कार्य कीजिए। फिर आगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 के तहत भी इसको अधिकार मिले हुए हैं। फिर वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं ये प्रदान करता है, याद रखिएगा इस बात को। अगले प्रश्न पर आते हैं, जरा देखते हैं अगला प्रश्न। विद द रेफरेंस ऑफ इंडिया बानी ग्रासलैंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत के बन्नी घास के मैदान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है, बन्नी ग्रासलैंड इज अ यूनिक इकोसिस्टम लोकेटेड इन रन ऑफ कच्छ। क्या यह रन ऑफ कच्छ में है? बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखेंगे, बन्नी घास जो है कहाँ पर है? रन ऑफ कच्छ में है। पहला सही है। दूसरा, इट इज कैटेगराइज्ड बाय इट्स वास्ट एक्सपेंस ऑफ ग्रासलैंड इंटर spread with waterland and patches of scrubbed land। यानी इसकी विशेषता क्या है? घास के मैदान का विशाल विस्तार जो आर्द्र भूमि झाड़ियों के पैच से घिरा हुआ है। तो ठीक है, घास का मैदान भी है और इंटर स्प्रेड है विथ वेटरलैंड एंड पैच ऑफ स्क्रबलैंड। ठीक है, आगे चलिए। बन्नी ग्रासलैंड जो है सपोर्ट अ डाइवर्स रेंज ऑफ द फ्लोरा एंड फोना इंक्लूडिंग द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। वाजिब है, मैंने गुजरात के बारे में कहा था। बन्नी घास के मैदान में कई सारे विविध श्रेणी का यह फ्लोरा और फोना को संरक्षण देता है और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो एक पक्षी है उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण है। आके द लोकल मालधारी कम्युनिटी हैज ट्रेडिशनली प्रैक्टिस्ड अ सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ pastoralism in the बन्नी ग्रासलैंड फॉर द सेंचुरी। स्थानीय मालधारी समुदाय ने सदियों से बन्नी घास के मैदान में पारंपरिक रूप से पशुचारण किया का एक स्थायी रूप से अपनाया हुआ। मतलब कि पहली बात तो आप जान लीजिए कि यह जो मालधारी है क्या वहाँ पर है? बिल्कुल है, बन्नी घास के मैदान में है जो रण ऑफ कच्छ में है। ये शुरू से वहाँ पर करते हुए आई हैं पशुचारण, लेकिन बाकायदा अच्छे तरीके से ट्रेडिशनली, ताकि इन्वायरमेंट को हार्म न पहुँचे। चलिए फिर मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।